अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों। ये मैंने क्या कहा, आपको एग्जांपल्स रटने नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस लर्न होना चाहिए। तो हम इनमें से किसी भी एक को एग्जांपल लेके समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम उसमें समझेंगे सब में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, NH4Cl को वाटर में डाला, NH4OH HCl मिला। NH4OH वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज हो जाएगा, सॉल्ट 100% आयनाइज हो जाएगा। लेकिन ये वीक बेस है, ये आयनाइज नहीं होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। अब बच्चों यहां देखो आप, Cl- से Cl- कट हो गया, वही बात हो गई ना बच्चों वापस। जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां स्पेक्टेटर आयन कौन हो गया बच्चों मेरे पास, Cl- इस एग्जांपल में। तो नेट रिएक्शन मेरे पास क्या बची, NH4 पॉजिटिव वाटर। अब बताओ बच्चों, क्या आपको इस रिएक्शन में सॉल्ट का कोई पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है? हां, देखो कैटायन पार्ट। एनायन तो स्पेक्टेटर हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग से आया था तो उसकी नेचर वीक थी, वो रिएक्ट नहीं कर पाया। ये किससे आया है, ये वीक बेस से आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो इस टाइप के सॉल्ट में हमेशा ऐसा ही होगा, कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हमें यहां पर बच्चों फ्री कौन मिल रहा है, H+ सॉल्यूशन में फ्री मिल गया, हमें प्रोड्यूस हो गया H+, और H+ का मिलना मतलब नेचर एसिडिक हो गया। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का हाइड्रोलिसिस होता है तो नेचर एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक नेचर होगा तो pH 7 से कम हो जाएगा, तो pH इज लेस देन 7। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है? ओके। अब हम बच्चों इसमें pH है ना, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इस सब की एक डेरिवेशन करके फॉर्मुलेज कंक्लूड करते हैं, फिर हम उनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आगे। तो देखते हैं बच्चों, तो यहां जो टर्म्स यूज होंगी वो क्या यूज होंगी, KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए हमने उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कह दिया। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम जानते हैं, KA आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, KB आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का कितना एक्सटेंट होगा वो पता अगर हमें करना हो तो हमें किससे पता लगेगा, H से। जनरली हम अल्फा यूज करते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहां वही आयनाइजेशन हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हमने उस अल्फा को बच्चों यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कह दिया है बस। C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB की हम बात करते हैं। ये बच्चों हमारे पास नेट रिएक्शन थी, इसका मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो बच्चों एक्चुअली यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या लिख रहे हैं हम, KH लिख रहे हैं। तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, वाटर यहां पर एक्सेस में होता है तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। अब वीक बेस, NH4OH इज अ वीक बेस, तो वो इस तरह से आयनाइज होगा, इसका हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों। नाउ वाटर के लिए हम जानते हैं KW इक्वल्स टू H+ इंटू OH माइनस होता है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो देखो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से NH4OH से NH4OH कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास मिलेगा H+ एंड OH माइनस। और बच्चों ये कौन है, इट इज KW। तो जब आपने KH और KB को मल्टीप्लाई किया तो आपको KW मिला, तो KH मल्टीप्लाई KB इक्वल्स टू हमें KW मिला, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB। तो एक्चुअली बच्चों ये जो रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं, ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रखना है, इतना पूरा डेरिवेशन हमें एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए डेरिवेशन एक बार कर रहे हैं, बट ये रिलेशंस आपको डायरेक्ट लर्न करने होंगे, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की है C, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, इनिशियली आयन मुझे नहीं मिले हैं। जैसे हम लिखते थे बच्चों C माइनस सी अल्फा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यहां हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए हमने अल्फा को लिख दिया H, तो CH CH CH। अब मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो मैं इसके लिए लिखूंगा KH, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। वाटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, CH CH, इसकी वैल्यू C माइनस CH। यहां से C कॉमन ले लिया, एक C से C कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये बचा जैसा हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था, C अल्फा स्क्वायर या CH स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब H की वैल्यू जो है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो 1 से बहुत छोटी होती है, और मान लेते हैं कि H की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो 1 माइनस H में ये H क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। तो मेरे पास बचेगा KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर। ये रिलेशन भी हमको बच्चों डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C को नीचे लिया है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बच्चों, और जो KH है उसकी जगह हम रख सकते हैं KW अपॉन KB। अभी हमने पढ़ा था कि KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB होता है, हमने इसको यहां पे पुट कर दिया, मेरे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का ये रिलेशन आ गया बच्चों। तो आप क्या करो बच्चों, ये वाला लर्न करो और ये वाला लर्न करो। आप ये दोनों रिलेशन अगर लर्न कर लेते हो तो ये वाला रिलेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों pH की। तो हमने पढ़ा था H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा, या अल्फा की जगह H है। H की वैल्यू अभी हम जस्ट यहां से सॉल्व कर चुके हैं, तो H की जगह मैं यहां पे पुट कर दूंगा बच्चों। इस C को जब हम बच्चों अंदर लेकर जाते हैं तो ये C स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्क्वायर C से एक C कैंसिल, मेरे पास ये आया। ठीक है, अब मैं इसको pH के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये हो गया बच्चों pH। अंडर रूट को मैंने लिख दिया हाफ, हाफ कहां, जो पावर है वो कहां आ जाएगी बच्चों? आगे। ठीक है, log A इंटू बी, log A प्लस log B डिवाइडेड बाय log KB, तो माइनस log KB, माइनस log KW हो जाएगा PKW, ये हो जाएगा log C और ये हो जाएगा बच्चों PKB। तो मेरे पास फाइनल ये pH का फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो अब आपको एक्चुअली बच्चों टोटल कितने रिलेशन याद रखने हुए? KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB, वो लर्न करना है। KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB है ना, और एक KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर, और एक ये pH का रिलेशन। आप इतना भी याद रखते हैं बच्चों तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम इसको लेकर समझते हैं। जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, Na विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग है, ये 100% आयनाइज हो जाएगा। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो स्पेक्टेटर आयन कौन हुआ बच्चों? Na प्लस। क्यों है ये स्पेक्टेटर? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से आया है, तो ये कॉन्जुगेट वीक होगा, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो नेट रिएक्शन मेरे पास क्या आई बच्चों? ये आई है, और स्पेक्टेटर आयन कौन है यहां पर? Na प्लस। अब बच्चों मुझे बताओ, लास्ट वाले सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ यहां पर कैटायन रिएक्ट कर रहा था, यहां वाटर के साथ एनायन रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसे कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ये वीक से आया है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, इसलिए वाटर से रिएक्ट कर लेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? अब यहां पर बच्चों अगर आप देखो तो सॉल्यूशन में मुझे OH माइनस मिल रहा है, और OH माइनस का मिलना मतलब सॉल्यूशन का बेसिक होना। सॉल्यूशन यहां बेसिक हो जाएगा मतलब pH इसकी 7 से ज्यादा हो जाएगी, एंड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो गया है। समझ में आई बच्चों बात? अब हम सेम डेरिवेशन जो हमने इसके लास्ट वाले टाइप के सॉल्ट में किया था, सेम डेरिवेशन हम एज इट इज यहां पर करेंगे। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? वो सॉल्ट वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था, वहां वीक बेस था इसलिए आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb आया था। ऐसे आप याद रख सकते हो बच्चों।
यहां वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड है ना, इसलिए इस बार यहां पर मेरे पास Ka आएगा। और आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक का ही होता है, स्ट्रॉन्ग का तो होता नहीं है। एक बात क्लियर है बच्चों? और स्ट्रॉन्ग बेस है, नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होना ही था, तो नेचर बेसिक है। तो यहां pH 7 से ज्यादा आना ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो pH 7 से ज्यादा ही आएगा बच्चों, है ना। इस तरह से हम नाम से भी समझ सकते हैं चीजों को। अब इसका डेरिवेशन देखें बच्चों, वही सबसे पहले हम इसके लिए KH लिखेंगे। वीक बेस के लिए हम इस तरह से इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, वीक एसिड के लिए, ठीक है, इट इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए हमने इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो CH3COH से CH3COH कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो KH इंटू KA इक्वल्स टू KW, तो रिलेशन आ गया बच्चों ये। तो देखो लास्ट वाले सॉल्ट के और इस सॉल्ट में रिलेशन में डिफरेंस आया ना, वहां KB था क्योंकि वीक बेस था, यहां वीक एसिड है इसलिए K आया है। तो लर्न करना बच्चों रिलेशन बहुत इजी है, ये पूरा डेरिवेशन बस एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए, बट हमको पूरा एक्चुअली इतना मीनिंगफुल नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम जैसे हमने वहां H निकाला था, एसिटेट आयन का वाटर के साथ रिएक्शन कराया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखा, वैल्यूज पुट की, सेम उसी तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया बच्चों। H की वैल्यू 1 से बहुत छोटी, तो KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर, वही रिलेशन, ये रिलेशन बच्चों वहां पर भी वही था, यहां पर भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ कहां पर आएगा कि वहां KB था, यहां KA है, तो दोनों में बच्चों सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस आ रहा है अभी तक, बस KB की जगह यहां K है, KA है, तो आपको लर्न करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब pH निकालेंगे, तो बच्चों अब ये बेसिक है, यहां मुझे रिजल्टिंग H+ नहीं मिला था, यहां मुझे रिजल्टिंग OH- मिला था, इसलिए पहले मैं POH निकालूंगा और फिर pH लाने के लिए 14 में से उसको सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब H की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी KW/KA इंटू C। अब मैं इसको बच्चों दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से मैंने पहले POH निकाल लिया, अब मैं इसको 14 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास pH आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये pH का फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। हम किसी एक एग्जांपल को लेके समझते हैं, जैसे ये लिया मैंने, ये वीक एसिड वीक बेस। बच्चों इस बार दोनों ही वीक हैं, तो ना तो ये 100% आयनाइज होगा और ना ही ये 100% आयनाइज होगा, लेकिन सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये तो 100% आयनाइज हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, वीक से आने वाला ये और ये भी वीक से आया है, तो क्या ये 100% आयनाइज हो रहे? नहीं हो रहे। तो ये जब 100% आयनाइज नहीं हो रहे तो यहां पे आयंस कट नहीं हो रहे हैं। तो एक्चुअली ये बच्चों वीक एसिड का पार्ट है, ये वीक बेस का पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है और ये वीक कॉन्जुगेट एसिड है। तो हमने पढ़ा था कि वीक से आने वाला ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, तो वीक से आने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस से आने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो दोनों ही इस बार वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों की नेचर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस बार हाइड्रोलाइसिस कैटाइनिक भी है और एनायनिक भी है, इसे कैटाइनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। यहां स्पेक्टेटर आयन हमारे पास कोई भी नहीं है, दोनों आयन रिएक्ट कर रहे हैं, नो स्पेक्टेटर आयंस। तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस एज बोथ द कैटायन एंड एनायन आर रिएक्टिव। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा उन सब में इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम है। क्यों है इसका हाइड्रोलाइसिस मैक्सिमम? क्योंकि यहां पर कैटायन और एनायन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में बच्चों सिर्फ एक ही आयन रिएक्ट कर रहा था, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सिर्फ एक ही आयन रिएक्ट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, और यहां दोनों आयन रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस अमंग ऑल सॉल्ट मैक्सिमम होता है। इसका जो pH है बच्चों ऑफ द सॉल्यूशन इज नियर टू 7, क्योंकि यहां कैटायन एनायन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, यहां वीक एसिड वीक बेस दोनों है हमारे पास,
तो इसका जो pH है ऑलमोस्ट 7 रहता है। बाकी हमें अगर एग्जैक्ट बताना हो कि कब थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा, कब थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा, तो वो भी हम pH का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके थ्रू हम बता पाएंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है? अब हम इसका पूरा डेरिवेशन सेम उसी तरह से करेंगे। तो पहले हम इसके लिए KH लिखेंगे, वीक बेस के लिए KB लिखेंगे। यहाँ वीक एसिड वीक बेस दोनों हैं, इसलिए हमें दोनों आयनाइजेशन कांस्टेंट यूज होंगे। ये बात ध्यान रख लो बच्चों। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो Ka था, जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था तो Kb था, जब वीक एसिड वीक बेस है तो Ka भी होगा Kb भी होगा, है ना? इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मेरे पास KH इंटू K इंटू KB, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास रिजल्टिंग आएगा किसके इक्वल, H प्लस इंटू OH माइनस यानी KW। तो देखो हो गया ना बच्चों। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो यहां सिर्फ Ka था, जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था तो सिर्फ मेरे पास Kb था। इस बार वीक एसिड वीक बेस दोनों हैं, इसलिए Ka Kb है। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास Kw आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। C माइनस CH, इस बार ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, KH लिखेंगे बच्चों हम। इसके बाद ये सॉल्व किया हमने, एक ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्टिंग बच्चों इस बार ये आएगा। तो बच्चों इस बार थोड़ा सा नया हमारे पास क्या आया कि इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में अगर आप देखोगे तो यहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आया, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया है ना? जबकि वहां क्या था, KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर आ रहा था, यहां कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो गया। तो यहां बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बच्चों कि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और KH की जगह वैल्यू पुट कर देंगे KW अपॉन K इंटू KB। ठीक है, अब हम इसका बच्चों pH निकालेंगे। ये हमारे पास K आया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी CH, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी C माइनस CH। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? C कॉमन ले लेंगे तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये बचेगा। उसके बाद H की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो मेरे पास ये बचा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चों हम। अब ये मेरे पास जो K इंटू ये आया था मेरे पास बच्चों रिलेशन H वाला, मैंने क्या किया, H की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। H की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इस K को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक K से एक K कैंसिल आउट हो जाएगा लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास ये pH का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों हमें देखना है कि ये कब थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा, कब थोड़ा बेसिक होगा। तो देखो, जब K की वैल्यू KB से ज्यादा होगी, ऑब्वियस ही बात है, जब K ज्यादा होता है तो एसिडिक ज्यादा होगा, तो pH 7 से कम होगा। जब KB ज्यादा होगा तो स्लाइटली बेसिक होगा, तो pH 7 से ज्यादा होगा। और Ka इक्वल्स टू KB हो जाएगा, यानी pKa इक्वल्स टू pKe, pKa इक्वल्स टू pKb जब हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pH मेरे पास 7 आ जाएगा। तो हम इस रिलेशन से पता लगा सकते हैं कि ये वाला सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कब स्लाइटली एसिडिक होगा और कब स्लाइटली बेसिक होगा। जनरली ये जो होता है बच्चों वो न्यूट्रल ही होता है। जनरली यहां पर Ka और Kb की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, तो ये ऑलमोस्ट जनरली न्यूट्रल ही देखा गया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग पूरा समरी देखते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है। एक्चुअली डेरिवेशन की आपको इतनी जरूरत नहीं है, अब जो कंक्लूजन रिलेशंस आए हैं आप उनको डायरेक्ट लर्न कीजिएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों ही आयन स्पेक्टेटर होते हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आते हैं कैटायन एनायन, तो वो वीक हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, इसका pH 7 हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब देखो बच्चों वर्ड से ही आप फॉर्मूलेज भी लर्न इजीली कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो ऑब्वियस ही बात है नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी, और अगर नेचर एसिडिक है तो pH 7 से कम होगा। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। और वीक एसिड वीक बेस में बच्चों हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला बच्चों, इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला आया था KH इक्वल्स टू KW/KB। वीक बेस है ना बच्चों, वीक बेस है इसलिए KB। अब ये याद है तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। वीक एसिड है इसलिए क्या होगा, Ka। वीक एसिड वीक बेस दोनों हैं इसलिए Ka और Kb दोनों होगा। तो ये फॉर्मूला हमको इजीली लर्न हो गए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें KH इक्वल्स टू CH²। ये वाला फॉर्मूला आपको एज सच रटने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला लर्न कर लीजिए, ये वाला लर्न कर लीजिए। आप सीधा KH की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो ये आप लर्न कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए। ऐसे यहां पर बच्चों KH इक्वल्स टू CH², KH की वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर देंगे, तो आप ये लर्न कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए। ये वाला आपको एज सच डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ईजी है। इसमें बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो गया था, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई बच्चों इसमें, ठीक है। बाकी अदरवाइज वही KH की वैल्यू आप यहां से यहां पुट कर दोगे, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन और H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों भी बच्चों एज इट इज आपको डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है। आप pH का रिलेशन अगर याद रखते हो तो आप उससे भी इनको कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरे पास बच्चों 7 होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। इसका pH बच्चों एसिडिक है ना, तो 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा तो देख लो 7 से कम यानी माइनस हो रहा है, तो यहां माइनस तो यहां माइनस, तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो। तो इसका pH 7 से कम होगा। यहां बच्चों बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है pH 7 से हायर होगा, तो देखो पॉजिटिव 7 से ज्यादा है, प्लस प्लस। और यहां पे बच्चों pKb है तो यहां क्या होगा, pKa, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए क्या होता है, pKa होता है, ठीक है। तो यहां पर pH होगा बच्चों 7 से ज्यादा, तो प्लस प्लस हो गया। और वीक एसिड वीक बेस में बच्चों मेरे पास pKa भी होगा और pKb भी होगा, ठीक है। और यहां pH ऑलमोस्ट 7 होता है। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। तो एक्चुअली आप ये pH भी लर्न कर लीजिए। तो आपको एक्चुअली देखा जाए तो हर सॉल्ट के लिए 3 ही रिलेशंस मेनली याद करने हैं बच्चों। दैट इज H ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसा कि हमने देखा था बच्चों KH इक्वल्स टू H² होता है, तो हम देखेंगे कि H इज इक्वल्स टू हो जाएगा √KH, या मैं इसको लिख सकता हूं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर 0। मतलब वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जबकि बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सॉल्ट्स डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। बच्चों इन दोनों सॉल्ट में हमने देखा था KH इक्वल्स टू CH² होता है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। तो अगर आप बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डिक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज होगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वही बच्चों जो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने पढ़ा था उसी का एक डिफरेंट फॉर्म हो गया ये। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और एक और बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो वो भी इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर हम बोलें कि डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उनका तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग अंडरगोज मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों सभी में आप देख रहे होंगे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है लेकिन सॉल्ट सेम है। ये सॉल्ट कौन सा है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में बच्चों अभी हमने देखा था कि H जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मैक्सिमम होगा। तो तीनों में ही बच्चों सॉल्ट सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन तीनों में सबसे कम किसका है बच्चों, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है थर्ड का। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम है
इसलिए बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस मैक्सिमम होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग अंडरगोज मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस। अब बच्चों ये कौन है? इट इज वीक एसिड वीक बेस, अगेन इट इज वीक एसिड वीक बेस, इट इज वीक एसिड वीक बेस। अब बच्चों वीक एसिड वीक बेस में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। तो फॉर वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब कॉन्सेंट्रेशन तीनों की अलग अलग है, सॉल्ट सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन अलग कर दो या वॉल्यूम डिफरेंट कर दो, इनके हाइड्रोलिसिस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो सभी में हाइड्रोलिसिस सेम होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ, दैट इज इक्वल इन ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज मैक्सिमम हाइड्रोलाइज्ड। बच्चों ये कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो बच्चों इसका तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। अब इन तीनों सॉल्ट की का टाइप, इन तीनों सॉल्ट का टाइप सेम है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए बच्चों हम बात करते हैं H इक्वल्स टू अंडर रूट KH अपॉन C, और KH इक्वल्स टू होता है KW अपॉन K इंटू C। हमें तीनों का KA गिवन है और तीनों का KA डिफरेंट है, तो बच्चों जिसका KA सबसे कम होगा उसका H सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका KA सबसे कम यानी मिनिमम उसका H मैक्सिमम होगा। तो तीनों में सबसे कम KA किसका है बच्चों? सेकंड का। तो हमारे पास आंसर आ गया सेकंड। देख लो आप, ये 10 टू द पावर -9, ये -5, ये -4, तो 10 टू द पावर -9 सबसे छोटा हुआ, इसलिए बच्चों उसका H मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आपसे पूछा जा रहा है पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, इट इज बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच बच्चों इस तरह से होता है। कैसे? देखो, हम जानते हैं कि बेस का पीएच, रूम टेम्परेचर हम मानकर चल रहे हैं, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसका पीएच उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, जो यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका पीएच 7 से बहुत ज्यादा होगा। तो एक्चुअली बच्चों जो NaOH है वो प्योर स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो सॉल्ट नहीं है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं है, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो उसका पीएच 7 से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इधर बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्योर है, किसी के साथ प्रेजेंट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, तो उसका पीएच सबसे कम होगा। 7 से जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 7 से बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 7 से बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चों ये जो तीनों हैं ये एक्चुअली सॉल्ट हैं। क्या है बच्चों? ये सॉल्ट हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्योर फॉर्म में है? नहीं ना, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस भी है। हाँ, ये बात सही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, पीएच 7 से कम होगा, ये बात सही है, लेकिन पीएच 7 से स्लाइटली कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग एसिड यहां प्योर फॉर्म में नहीं है, वो अब वीक बेस के साथ मिक्सचर में है बच्चों। क्लियर है ना? तो इसलिए जो उसका एसिडिक नेचर है वो सॉल्ट में या सॉल्ट बनने के बाद उसका नेचर थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखो बच्चों, कोई भी एसिड या बेस जो स्ट्रॉन्ग था पहले, मिक्सचर होने के बाद, सॉल्ट बनने के बाद अब वो प्योर नहीं रहता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका नेचर थोड़ा सा पहले कम हो जाता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन वो पहले था। तो एक्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करो तो HCl पहले स्ट्रॉन्ग प्योर था,
लेकिन NH4OH के साथ मिलाने के बाद उसका नेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए उसका pH 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, pH 7 होता है, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है और सॉल्यूशन बच्चों हम एक्वस ही मानकर चलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसका pH 7 से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बच्चों ये सॉल्ट है और सॉल्ट में मैंने क्या कहा कि अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है सॉल्यूशन बेसिक होगा, नो डाउट OH माइनस मिलेगा, लेकिन जब वो प्योर फॉर्म में था तो वो ज्यादा OH माइनस रिलीज कर रहा था, अब वो सॉल्यूशन में है, प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके साथ वीक एसिड भी प्रेजेंट है, तो अब उसका नेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो pH 7 से सिर्फ ज्यादा होगा। बच्चों क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन है, फिफ्थ, तो उसका pH सबसे ज्यादा होगा। फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड CH3CONA, फिर NaCl बच्चों जिसका pH 7 होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4Cl, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखो बच्चों, सॉल्ट में हमेशा वीक एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, एक्चुअली यहां बच्चों सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो वीक एसिडिक हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बच्चों नॉर्मल है तो 7 है, इसका सॉल्यूशन वीक बेसिक हो जाएगा। तो ये बात आप अब नोट कर सकते हो कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बना लेता है तो उसका नेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी वीक हो जाता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना वो प्योर फॉर्म में रहता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज, बच्चों NH4Cl कौन है, इसका टाइप क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ये। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि HCl जो है जब वो प्योर फॉर्म में था तो उसका pH 7 से बहुत कम था क्योंकि वो प्योर था। ठीक है, लेकिन अब वो सॉल्ट बना लेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो pH सिर्फ 7 से कम रहेगा, तो अब हम इसको कहेंगे वीक एसिडिक। तो इसलिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा वीकली एसिडिक, यानी कि फर्स्ट। क्लियर है? समझ में आई बात? एक और देखते हैं, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, बच्चों इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब वही बात, ये प्योर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जब प्योर फॉर्म में होता तो उसका pH 7 से बहुत ज्यादा होता, लेकिन अब वो सॉल्ट फॉर्म में है तो ऑब्वियस ही बात है उसका pH 7 से बस ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे, सॉल्यूशन को हम कहेंगे वीक बेसिक। तो इसलिए बच्चों मेरे पास आंसर हो जाएगा वीकली बेसिक। क्लियर है? समझ में आई बात बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, pH of which solution does not depend on concentration of solution। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH 7 होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट का pH कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वीक एसिड वीक बेस में भी बच्चों हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट इंडिपेंडेंट रहते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अब इनमें से बच्चों हमारे पास आंसर हो गया थर्ड, दैट इज सी एंड डी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सी है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और बच्चों ये है हमारे पास वीक एसिड वीक बेस, और ये कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये कौन है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये भी डिपेंड करता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड इट इज अ वीक एसिड। तो कहने का मतलब बच्चों सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस ही इंडिपेंडेंट रहते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉर 10 to the power -2m kx solution find kh h pH if k of hx is 10 to the power -6। अब बच्चों हमें एक सॉल्ट दिया है, उसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, pH की वैल्यू हमसे पूछी है, हमें उसका वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। क्लियर है? तो अब बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि KX इज अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। मुझे कैसे पता लगा इट इज अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट? पोटेशियम, पोटेशियम जो है बच्चों KOH से आया है, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और X माइनस
एसिड रेडिकल है ये मुझे पता है, और मुझे इसका Ka गिवन है HX का, तो ऑब्वियस ही बात है Ka जो होता है बच्चों वो वीक एसिड का ही होता है, तो HX वीक एसिड हो गया। तो सॉल्ट हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। अब बच्चों मुझे सीधे इसके फॉर्मूले यूज करने हैं। तो सबसे पहले KH इक्वल्स टू होता है KW अपॉन KA। KW हम जानते हैं 10 टू द पावर -14 होता है। KA मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास आ गया 10 टू द पावर -8। एक आंसर मेरे पास आ गया। सेकंड देखते हैं बच्चों, H इक्वल्स टू √KH अपॉन C होता है। KH हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। परसेंटेज में अगर हमसे पूछा जाए बच्चों, जैसे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100 करते हैं, वैसे अगर मुझे इसको परसेंटेज में लाना हो तो मैं इसको इनटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पीएच। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला होता है। अब मुझे Ka गिवन है 10 टू द पावर -6, तो Pka कितना हो जाएगा बच्चों, Pka इक्वल्स टू -log Ka -6 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो Pka की वैल्यू बच्चों 6, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये -2 बच्चों आगे आ जाएगा। तो अब इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे पास pH आ गया बच्चों 9। ठीक है बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 10 टू द पावर -3 MnH4Cn सॉल्यूशन, KH H pH निकालना है हमें, Ka भी गिवन है, Kb भी गिवन है। तो एक्चुअली बच्चों इट इज अ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, और बच्चों वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का pH और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक्चुअली हमें जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ये अब हमारे किसी यूज की नहीं रही, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और pH कॉन्सेंट्रेशन पे यहां डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास KW अपॉन K इंटू KB, दोनों की वैल्यू गिवन है, हमने इसको सॉल्व किया, 10 टू द पावर -3 KH आ गया। ठीक है, H कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है वीक एसिड वीक बेस में, KH मेरे पास आ गया 10 टू द पावर -3, इसका अंडर रूट करेंगे। अब बच्चों 10 टू द पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल 10 का अंडर रूट होता है बच्चों 3.16, और 10 टू द पावर -4 का अंडर रूट होगा 10 टू द पावर -2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखें, परसेंटेज में लाना हो तो इसको इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 कर दिया। पीएच, वीक एसिड वीक बेस का पीएच का फॉर्मूला है। अब बच्चों मुझे Ka गिवन है, Kb गिवन है, तो Pka इक्वल्स टू -log Ka, Pkb इक्वल्स टू -log Kb। यहां से मैंने Pka और Pkb फाइंड आउट कर लिया, यहां पे पुट कर दिया। अब तो सिंपल इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास pH आ गया 7.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ 1 लीटर वाटर इज एडेड टू 0.1 m ऑफ 1 लीटर NH4Cl सॉल्यूशन, मतलब हम इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ NH4Cl सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों एक, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दें तो हमसे पूछा है बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, हमें Ka गिवन है NH4 पॉजिटिव का। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है सॉल्ट का, देखो आप ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों 1 लीटर वाटर मैंने ऐड किया यानी डाइल्यूशन किया, तो एक बात आपको समझनी है बच्चों कि पहले मेरे पास NH4Cl सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, आपने इसमें वाटर ऐड किया बच्चों 1 लीटर। तो एक बात बताओ बच्चों, जब आप इसमें वाटर 1 लीटर ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो मोल्स होते हैं ना बच्चों वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। जब आप NH4Cl सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हो तो क्या वाटर ऐड करने से सॉल्ट का मास और मोलर मास चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए उसका मोल्स
चेंज नहीं होगा। तो टोटल वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब वो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी एक्चुअली अगर वो मुझे पता लग जाए तो मैं उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एक्चुअली वाटर ऐड करने से सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा और उस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपको उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ना वाटर मिलाने से मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा NH4Cl के। तो एक्चुअली बच्चों मोल्स बिफोर इज इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर। तो बच्चों मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अब मोल्स बिफोर एंड आफ्टर इक्वल है तो बच्चों इस वॉल्यूम को मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम फाइनल, यानी पहले वाले मोल्स इक्वल्स टू बाद वाले मोल्स। समझ आ रही है बच्चों बात? मोल्स चेंज नहीं होंगे, मोल्स कांस्टेंट है। तो मोल्स इनिशियल इक्वल्स टू मोल्स फाइनल, मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने क्या कहा था, मोलैरिटी कम हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी एक्चुअली वही मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज न्यू मोलैरिटी। तो वाटर ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी वही हमें मेजर करनी है। तो अब M1 मुझे गिवन है, V1 मुझे गिवन है बच्चों, M1 V1 गिवन है। V टोटल क्या होगा, जो पहले से वॉल्यूम था 1 और वाटर का वॉल्यूम 1, तो देखो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास मोलैरिटी इतना आएगा। अब बताओ बच्चों आप, मोलैरिटी पहले से कम हो गया ना, पहले मेरे पास मोलैरिटी 10 टू द पावर -1 था, अब 10 टू द पावर -2 की रेंज में आ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों एक और बात, मुझे NH4 पॉजिटिव का Ka गिवन है, जबकि NH4Cl में एक्चुअली ये जो आया है बच्चों किससे आया है, NH4OH से आया है। NH4 पॉजिटिव एक्चुअली NH4OH से आया है और NH4OH इज अ वीक बेस, और ये कौन हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो देखो थोड़ा सा उसने घुमा दिया बच्चों, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक्चुअली मुझे NH4OH वीक बेस का Kb चाहिए, मुझे NH4OH का Kb की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इट इज अ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट में ऑब्वियस सी बात है मुझे Kb की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया, हमें कॉन्जुगेट एसिड का Ka दे दिया। तो अब याद करो, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, दैट इज Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw। तो मुझे Ka गिवन है लेकिन मुझे एक्चुअली Kb रिक्वायर है, तो और Kw हम जानते हैं 10 टू द पावर -14 होता है। यहां से बच्चों मैंने Kb फाइंड आउट कर लिया ऑफ NH4OH। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब हमारे पास NH4Cl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए फॉर्मूला होता है Kb, अभी हम जस्ट यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों ये न्यू वाला यहां पर पुट कर देंगे। अब सिंपली मैथमेटिकल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का अंडर रूट हो जाएगा बच्चों 1.4 और 10 टू द पावर -8 का अंडर रूट 10 टू द पावर -4। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक्चुअली बच्चों आपको वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जो हो रही है इसका K इक्विलिब्रियम पूछा है, और बच्चों सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो आपसे बच्चों इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम पूछा है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोलाइसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं तो मेरे पास हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, और इस सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस का कांस्टेंट हम जानते हैं Kw/Ka। तो एक्चुअली बच्चों हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और जब रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं ना बच्चों तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, ऐसा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। क्लियर है? अब मुझे क्वेश्चन में Ka की वैल्यू गिवन है, Kw मुझे पता है 10 टू द पावर -14, मुझे K इक्विलिब्रियम निकालना है बच्चों। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं,
ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों 10⁹। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the maximum number of moles of solute which can be dissolved in a solvent to obtain 1 liter of saturated solution is called solubility. Number of moles of solute upon volume of solution, 1 liter saturated solution हमें फॉर्म करना है, उसमें जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स इक्वल्स टू हम जानते हैं मास अपॉन मोलर मास होता है बच्चों। अब हम इसको एक और डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम है, मैं इसे Sg ग्राम पर लीटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मास अपॉन वॉल्यूम को S ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मोलर मास को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा S ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू Sm इंटू मोलर मास। ठीक है, अब रही बच्चों बात यूनिट की, तो एक्चुअली बच्चों यहां पर जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट है वो क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये हुआ बच्चों मेरे पास Sm, तो दैट इज मोल पर लीटर। तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि मोल पर लीटर को अगर मुझे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मोलर मास। तो कभी कभी बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चंस में S मोल पर लीटर को S ग्राम पर लीटर में भी वो कन्वर्ट करवाता है, तो हम इस रिलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी का एक्चुअल अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें बच्चों कि सपोज मेरे पास एक सॉल्वेंट है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्वेंट गिवन है, इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई भी x मोल सॉल्यूट मान लेते हैं, लेट x मोल है। ठीक है, तो इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इस x मोल सॉल्यूट में से जितना भी मैक्सिमम इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, तो बच्चों इस मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। समझ में आ रही बात? सपोज मैं मान लेता हूं कि मैंने 10 मोल सॉल्यूट मिलाया। कितना मिलाया? 10 मोल। 10 मोल में से मान लेते हैं कि 9 मोल डिसॉल्व हो गया मैक्सिमम। लेट 10 मोल में से मैक्सिमम 9 मोल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, तो बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? 9 मोल पर लीटर। तो बच्चों हम यहां 1 लीटर के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं, हमने यहां वॉल्यूम फिक्स कर दिया है। तो 1 लीटर में मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुए हैं उसे इसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? और अगर मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में फिक्स हो जाता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि डिसॉल्व्ड पार्ट और जो अनडिसॉल्व्ड पार्ट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं बच्चों। किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब मैं इसमें और सॉल्यूट डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट है 9 मोल डिसॉल्व होने की। लेट तो उससे ज्यादा अब वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, सैचुरेशन आ गया है, अब उसमें और मोल डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है। जैसा मैंने आपको बताया, हम 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए फिक्स कर रहे हैं, जनरली हम 1 लीटर के लिए ही बात करते हैं, बट जब भी आप सॉल्युबिलिटी डिफाइन करोगे तो आप वॉल्यूम एक बार फिक्स कर दोगे कि इस फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो जैसे मैंने कहा 10 में से 9 मोल डिसॉल्व हो गया, तो बच्चों 9 मोल के बाद आप कितना भी मोल मिला लो ना उसमें, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 9 मोल डिसॉल्व होने की है। तो आप उसमें और कितना भी मोल मिलाते जाओ, अब वो और डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब अब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे डिपेंड करता है,
जिसकी भी सॉल्यूट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसके बाद आप उसमें कितना भी अमाउंट मिलाते जाओ, अब उस पर सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पर, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी इन 3 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है। ओके बच्चों, अब एक्चुअली हम जो सॉल्युबिलिटी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किनके बारे में बच्चों? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। क्या? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच हैव वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, मींस सॉल्ट विद वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। जैसे कुछ एग्जांपल हैं AgCl, BSO4। तो एक्चुअली अब हम जितना भी हमारे इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस में, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, when a sparingly soluble salt such as AgCl is put into water, a very small amount of AgCl dissolve in water and most of the salt remains undissolved in its saturated solution। तो बच्चों स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब कि जितना आप AgCl मिला रहे हो उसमें से सिर्फ कुछ ही AgCl यानी कुछ ही सॉल्ट डिसॉल्व होगा और मैक्सिमम पार्ट अनडिसॉल्व रहेगा। ठीक है, और सैचुरेट हो जाएगा। यानी इसका मतलब आप उसमें और बाहर से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में AgCl डालोगे तो अब वो और डिसॉल्व नहीं होगा, वो सैचुरेशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, द सॉल्ट AgCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट्स डिसोसिएशन अकर्स इन सॉल्यूशन। अब बच्चों मैंने क्या कहा कि आपने जो AgCl डाला उसमें से कुछ अमाउंट AgCl का डिसॉल्व हो गया। जितना भी AgCl डिसॉल्व होगा ना, वो डिसॉल्व पार्ट आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो आयनाइज हो जाएगा और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वहां पर। ठीक है, हेंस द क्वांटिटी ऑफ AgCl दैट डिसॉल्व्स इन वाटर डिसोशिएट इनटू Ag+ एंड Cl-, तो आयनाइज हो जाएगा। Thus in the saturated solution of AgCl an equilibrium exists between undissolved solid AgCl and its ions Ag+ and Cl- ions। कैसे बच्चों? देखो, आपने AgCl डाला, उस AgCl में से कुछ AgCl डिसॉल्व हो गया और बहुत सारा AgCl नीचे सेटल डाउन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है। और जो पार्ट डिसॉल्व हो जाता है वो फर्दर आयनाइज हो जाता है। तो अब होता क्या है कि जो डिसॉल्व्ड AgCl के आयंस हैं और जो नीचे AgCl अनडिसॉल्व्ड है, इन दोनों में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना AgCl आयनाइज होता है उतने ही आयंस वापस AgCl में प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम चलता रहता है। तो यहां से यहां बच्चों डिसोल्यूशन हो रहा है और यहां से यहां प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो दोनों की रेट इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 1 लीटर वाटर में मैंने सपोज 10 मोल AgCl मिलाया। मान लेते हैं 10 मोल AgCl में से 0.001 मोल AgCl डिसॉल्व हो गया। यानी कि 10 मोल में से अगर आप क्वांटिटी देखो, मैंने माना है सपोज, क्योंकि एक्चुअली यहां स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो मान लेते हैं कि 10 मोल AgCl में से सिर्फ 0.001 मोल AgCl डिसॉल्व हो गया। तो बच्चों लेफ्ट पार्ट कहां गया? लेफ्ट पार्ट नीचे डिसॉल्व हो गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गया, यानी अनडिसॉल्व हो गया, इनसॉल्युबल है। तो इतना पार्ट डिसॉल्व हो गया तो लेफ्ट पार्ट अनडिसॉल्व कितना? तो मान लेते हैं 9.999 मोल AgCl इज अनडिसॉल्व। इतना AgCl डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो बच्चों 10 मोल में से कितना मोल AgCl डिसॉल्व हो रहा है? जितना उसको डिसॉल्व होना था उतना हो गया, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है डिसॉल्व होने की इस एग्जांपल में। तो बच्चों यहां सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl हो गया 0.001 मोल पर लीटर। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। अब होता क्या है बच्चों कि हमने कहा AgCl इलेक्ट्रोलाइट है,
तो जो AgCl यहां पर डिसॉल्व हुआ है, जो AgCl यहां डिसॉल्व हुआ है वो आयनाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो AgCl आपने ऊपर से डाला, इतना AgCl डिसॉल्व हो गया और वो फर्दर आयनाइज हो गया। तो जो डिसॉल्व्ड पार्ट है वो एक्चुअली आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है क्योंकि इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, और जो मैक्सिमम पार्ट डिसॉल्व नहीं हुआ वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो प्रेसिपिटेट है अनडिसॉल्व्ड और ये जो आयंस हैं, इन दोनों के बीच में अंदर ही अंदर एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है। इसका मतलब कि जितना AgCl यहां Ag प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होता है, उतना ही Ag प्लस और Cl माइनस AgCl में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जितना AgCl आयनाइज होता है उतनी आयंस वापस प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहता है दोनों में, दैट इज डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन की रेट इक्वल हो जाती है, सैचुरेशन आ जाता है। अब इसमें आप और बाहर से मोल डालोगे, डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात? ओके, तो अब हम बच्चों स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की ही एक्चुअली स्टडी करेंगे। अब हम इन्हीं की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि AgCl डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन। मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है क्योंकि देखो बच्चों यहां इक्विलिब्रियम आ गया है ना, तो इक्विलिब्रियम पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और बच्चों ये कौन है? सॉलिड है, और सॉलिड का एक्टिव मास हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कि यूनिटी माना जाता है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, मोलर मास कांस्टेंट रहता है। तो जब डेंसिटी और मोलर मास कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट ही माना जाता है, यूनिटी माना जाता है। तो ये यूनिटी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? अब क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो आयंस के प्रोडक्ट है, यहां ये जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया, हमने कहा था। अब इसमें और मोल डिसॉल्व नहीं होगा, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो बच्चों इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ही यहां पर क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कहलाता है। समझ में आई बच्चों बात? तो इसीलिए अब हम यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब मतलब क्या है इसका कि सैचुरेशन पर हमने क्या कहा? सैचुरेशन पर हमने जो आयंस डिसॉल्व हुए थे वही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वही प्रेसिपिटेट फिर आयनाइज हो रहे हैं। तो एक्चुअली इन आयंस की हम यहां पर इसको सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई सॉल्युबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। इसीलिए बच्चों हम यहां पर इसको KSP की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हम यूज किसके लिए करेंगे? सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए करेंगे सबसे पहला एप्लीकेशन। तो मान लेते हैं एक सॉल्ट है AB टाइप। कौन सा टाइप बच्चों? AB टाइप, जिसके कुछ एग्जांपल हैं AgCl BSO4। इसका वैलेंसी +1, इसका वैलेंसी -1, इसका +2, इसका -2। तो बच्चों इन सॉल्ट को यूनिवैलेंट भी कहते हैं, बाईवैलेंट सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से आयनाइज होगा, ये इसका इक्विलिब्रियम होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S क्योंकि ये 1 मोल है, इसकी सॉल्युबिलिटी S क्योंकि सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू मोल्स पर वॉल्यूम होता है। तो 1 मोल की सॉल्युबिलिटी 1S, 1 मोल की सॉल्युबिलिटी 1S। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगा। सैचुरेशन पे हम बात कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। तो KSP इक्वल्स टू A प्लस इंटू B माइनस, दोनों आयंस का मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर S इंटू S। तो एक्चुअली A प्लस इक्वल्स टू S एंड B माइनस इज इक्वल्स टू S। सैचुरेशन पर क्योंकि आयंस और प्रेसिपिटेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो एक्चुअली सैचुरेशन पर जितना भी हमने आयंस मिलाया था, जितना उसको डिसॉल्व होना था वो उतना डिसॉल्व हो गया, और वही उसकी अब सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो इक्वल्स टू आ गया S स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूं
S इक्वल्स टू अंडर रूट KSP। तो हम यहां से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फॉर AB2 और A2B टाइप, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये किस तरह से आयनाइज होता है, लाइक दिस। अब ये 1 मोल है तो इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो इसके 2 मोल की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2S। अब मैं इसका KSP निकालूंगा इस तरह से, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये S और ये 2S पुट किया, और बच्चों पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हम लिखते ही हैं, तो आ गया 4S क्यूब। तो एक्चुअली यहां हुआ क्या बच्चों कि A प्लस 2 इज इक्वल्स टू S एंड B माइनस इज इक्वल्स टू 2S। तो सैचुरेशन पर जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वही उनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। यही मतलब हुआ बच्चों कि सैचुरेशन पे जो एक्चुअली उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वही उनकी सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम, वो डिसॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये हमसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। HgCl2 को कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये इसी तरह से आयनाइज होता है, Ag प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका KSP लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, Hg प्लस 2 Cl माइनस की पावर 2 और इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब Hg2Cl2 जो है बच्चों, Hg2Cl2 को कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो एक्चुअली इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है Hg2Cl2, ये हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ये किस तरह से आयनाइज होता है बच्चों, ये इस तरह से आयनाइज होता है। ये इस तरह से आयनाइज होता है बच्चों। तो मर्क्यूरस जो है ना बच्चों, वो एक्चुअली Hg2+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बच्चों इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं, एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि जो Hg+ है मर्क्यूरस, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इस फॉर्म में स्टेबल होता है, डाइमर बना देता है ये। तो हमें ध्यान रखना है कि Hg2Cl2 जो है वो इस तरह से आयनाइज होगा। अब सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S की पावर 2 और आ जाएगा 4S क्यूब। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, AB3 और A3B टाइप। अब इजी है बच्चों, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, इसके 3 मोल की सॉल्युबिलिटी 3S। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास ये इस तरह से आ गया। और बच्चों मैं यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल सकता हूँ KSP अपॉन 27 1/4। ये इसका मीनिंग हुआ बच्चों। ठीक है, मैं इस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, A2B3 और A3B2 टाइप एग्जाम्पल्स। ये इस तरह से आयनाइज होगा। इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S। इसके 3 मोल की सॉल्युबिलिटी 3S। तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो बच्चों पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जरूर लगाना है, वो हमें नहीं भूलना है। सॉल्व किया 108 S की पावर 5, और यहाँ से अगर मैं सॉल्युबिलिटी निकालना चाहूँ तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू KSP अपॉन 108 की पावर 1/5। ये इसका मीनिंग हुआ। तो अगर मुझे इसका KSP मिल जाएगा तो मैं यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन्हीं सब का क्वेश्चंस भी करना है। आगे देखते हैं, एक जनरल फॉर्म निकालते हैं बच्चों, AX/BY, X A + Y, Y B - X। किस तरह से आयनाइज होता है ये X आगे आ जाता है, ये Y आगे आ जाता है, ये रूल है, फॉर्मूला है। ये Y इधर पावर में जाता है प्लस Y हो जाता है, ये X इधर पावर में जाता है माइनस X हो जाता है। तो 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो X मोल की सॉल्युबिलिटी XS। 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो Y मोल की सॉल्युबिलिटी YS। तो इनिशियली तो 0 थे, इनिशियली सॉलिड था, तो इसमें से सॉल्युबिलिटी निकला और ये कहां जाके डिसॉल्व हुआ, इधर। सॉलिड को तो वैसे भी हम लेते नहीं है बच्चों, उसका हमें 1 लेकर चलना है एक्टिव मास। तो अब KSP अगर मुझे लिखना हो तो A + Y की पावर इसका कॉफिशिएंट X, B - X की पावर इसका कॉफिशिएंट Y। ठीक है, तो अब KSP मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी XS, इसकी सॉल्युबिलिटी पुट कर दी YS। अब इसको सॉल्व करेंगे तो X की पावर X, Y की पावर Y और सॉल्युबिलिटी X + Y। तो इस तरह से हम जनरलाइज करके इसको, तो अब कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आपके पास,
किसी भी तरह का सॉल्ट आ जाए, अब इस तरह से आयनाइज करो और इस तरह से उसका केस भी निकाल सकते हो, आपको रटनी की ऐसा जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब। सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही तो मैंने बच्चों भी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैचुरेशन पर जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। भाई जैसे मैंने आपको बताया था AgCl, मैंने आपको लिया था एग्जांपल कि 10 मोल में से मैंने बोला था 0.01 मोल AgCl डिसॉल्व हो गया था, सपोज लेट इतना मोल AgCl सपोज डिसॉल्व हो गया, लेट मान लेते हैं 10 मोल में से 0.01 मोल AgCl डिसॉल्व हो गया। तो बच्चों ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना पर लीटर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.01 मोल सैचुरेशन पर, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, यही इसकी सॉल्युबिलिटी है ना, इतना ही डिसॉल्व हो गया और यही इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर मैं आपसे सैचुरेशन पे पूछूं बताओ Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे 0.01 मोल पर लीटर। मैं आपसे पूछूं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही इसकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इतना ही ये डिसॉल्व हुआ है। तो इसीलिए तो बच्चों हम इतनी देर से क्या लिख रहे हैं कि A प्लस वाई की जो सॉल्युबिलिटी है वो XS है, यानी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी टोटल सॉल्युबिलिटी के इक्वल है सैचुरेशन पर। और इसी को हम इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ये और डिसॉल्व नहीं होगा, ये इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है सैचुरेशन पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है?